हाय। आज हम एक डिजीज जीईआरडी या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बात करेंगे। हमारी फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है जो आमतौर पर बंद रहता है। जब हमारा फूड हमारी फूड पाइप से पास करता है, ये वाल्व खुल जाता है ताकि हमारा खाना हमारे स्टमक में एंटर कर सके। इस वाल्व का फंक्शन है कि पेट में पड़े हुए एसिड या फिर खाने को ऊपर आने से रोकना। अगर किसी पेशेंट में ये वाल्व लूज हो गया है तो पेट का एसिड और पेट में डाइजेस्टिव फूड हमारी फूड पाइप के अंदर वापस आ सकता है, जिससे कि मरीजों को छाती में जलन आ सकती है या फिर मुंह में खट्टा पानी हो सकता है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। इस कंडीशन को हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो इसका ये मतलब है, गर्ड हमारी इसोफेगस की एक डिजीज है जिसके अंदर हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाता है, जिससे एसिड और खाना वापस ऊपर आता है। आइए अब समझते हैं कि गर्ड किस कारण से होता है। यदि पेट के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इससे हमारा खाना और एसिड ऊपर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ओबीस है, जिसको मोटापा ज़्यादा है, तो उसके अंदर पेट में फैट होने से ज़्यादा प्रेशर होता है। ये प्रेशर खाने और एसिड को ऊपर इसोफेगस में पुश करता है। एक और कंडीशन होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी पेट के अंदर प्रेशर हाई हो सकता है, जिससे कि रिफ्लक्स हो सकता है। कई बार कुछ मरीज होते हैं जिनको हाइटस हर्निया होता है। हाइटस हर्निया का मतलब है कि जो हमारा स्टमक है ऊपर चेस्ट कैविटी में मूव कर गया है। स्टमक एक एब्डोमेन का ऑर्गन है, ये पेट में होना चाहिए। यदि स्टमक का कुछ पोर्शन हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर ऊपर मूव कर गया है, इस कंडीशन को हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। ये देखा गया है कि जिन मरीजों को हाइटस हर्निया है, उनको गर्ड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उनको चेस्ट में जलन हो सकती है या मुंह में खट्टा पानी आ सकता है। आइए अब समझते हैं कि एसिड हमारी फूड पाइप को कैसे डैमेज करता है। हमारे स्टमक और इसोफेगस के अंदर एक एपिथेलियम लाइनिंग होती है। फूड पाइप और स्टमक की जो लाइनिंग है वो डिफरेंट होती है। स्टमक के अंदर ये लाइनिंग कोल्यूमिनर एपिथेलियम की होती है, जो आमतौर पर एसिड को रजिस्ट करता है और इंजरी नहीं होने देता है। इसोफेगस की जो लाइनिंग है स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें सूजन आ सकती है। इस कंडीशन को हम इसोफेजाइटिस बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि गर्ड के क्या सिम्टम होते हैं। गर्ड का जो सबसे मेन सिम्टम होता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का मतलब है कि चेस्ट के सेंटर वाले हिस्से में जलन होना। आमतौर पर ये जलन या तो स्पाइसी फूड खाने के बाद होती है या फिर खाना खाने के बाद लेटने के बाद ज़्यादा होती है। गर्ड का दूसरा सिम्टम है एसिड या फूड रिगर्जिटेशन। कई बार मरीज कंप्लेन करते हैं कि उनके मुंह में या गले में खट्टा पानी आ गया है या फिर खाना वापस आ रहा है। इस कंडीशन को हम फूड रिगर्जिटेशन बोलते हैं। गर्ड का तीसरा सिम्टम है गला खराब होना। यदि एसिड गले तक आता है तो इसमें गले में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो मरीज को लगता है कि या तो गले में दर्द है या गले में कुछ अटका हुआ है। कुछ मरीजों को बार बार खांसी भी हो सकती है। यदि एसिड बार बार गले में आता है, गले के टिश्यूज को इरिटेट करता है या फिर ये एसिड हमारे लंग्स में एंटर करता है, इससे मरीजों को खांसी होने की संभावना होती है। गर्ड का एक और सिम्टम है अस्थमा। यदि किसी पेशेंट को अस्थमा है और साथ में गर्ड है, तो ऐसे मरीजों में अस्थमा को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। गर्ड का एक और सिम्टम है डिस्फेजिया या खाना निगलने में दिक्कत होना। यदि पेशेंट को बार-बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो इसमें इसोफेगस में सूजन आ जाती है, इसोफेगस की मसल वीक हो जाती हैं, जिससे मरीज को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। गर्ड का एक और सिम्पटम है होर्सनेस ऑफ वॉइस। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है। यदि ये एसिड हमारी वॉइस बॉक्स को हिट करता है, इससे मरीजों की आवाज़ भारी हो सकती है। इस कंडीशन को हम होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। गर्ड का एक और सिम्पटम है चेस्ट पेन। कई बार कुछ मरीज कंप्लेन करते हैं, उन्हें चेस्ट में काफ़ी सीवियर पेन हुआ है और ये हार्ट अटैक को रिजेंबल कर सकता है।
ऐसे मरीजों में हम हार्ट के टेस्ट करवाते हैं ताकि हार्ट की सीरियस कंडीशन को रूल आउट किया जा सके। आइए अब समझते हैं कि GERD की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। GERD की पहली कॉम्प्लिकेशन है इसोफेजाइटिस एंड इसोफेजियल अल्सरेशन। यदि बार-बार एसिड ऊपर आता है, इससे इसोफेगस के अंदर स्वेलिंग आ सकती है और अल्सर बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम इसोफेजाइटिस एंड इसोफेजियल अल्सर बोलते हैं। कई बार ये अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, मरीज को या तो मुंह से खून आ सकता है या फिर ब्लैक कलर का स्टूल पास हो सकता है। गढ़ की एक और कॉम्प्लिकेशन है इसोफेजियल स्ट्रक्चर। यदि बार-बार एसिड ऊपर आता है, तो मरीज की जो फूड पाइप है, वो तंग हो जाती है। इस कंडीशन को हम पेप्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब मरीज खाना खाता है, ये खाना नीचे नहीं जा पाता है, इससे पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत होती है, जिसे हम डिस्यूजिया बोलते हैं। गढ़ की एक और कॉम्प्लिकेशन है बैरेट इसोफेगस। जैसा हमने पहले बताया, 2 तरह का एपिथेलियम होता है, कोलुमिनर एपिथेलियम एंड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम इंजरी प्रोन होता है, ये एसिड ज़्यादा होने से इंजर हो जाता है। तो कई बार GERD के पेशेंट्स में स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज होकर कोलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम बैरेट इसोफेगस बोलते हैं। बैरेट इसोफेगस होने के बाद मरीज को रिफ्लक्स सिम्पटम कम हो जाते हैं, परंतु बैरेट इसोफेगस की एक कॉम्प्लिकेशन होती है कैंसर हो जाना। बैरेट इसोफेगस होने के बाद मरीज को कैंसर होने का रिस्क होता है। ये रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली बैरेट इसोफेगस के अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि हम GERD को डायग्नोस कैसे करते हैं। कई बार पेशेंट की हिस्ट्री सुनने के बाद और एग्जामिन करने के बाद हम डायग्नोसिस को सस्पेक्ट करते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यदि मरीज को लंबे टाइम से सिम्टम्स हैं और दवाई बंद करने के बाद सिम्टम दोबारा आते हैं, ऐसे मरीजों में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। GERD के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं। यहाँ आप एक एंडोस्कोप को देख सकते हैं। एंडोस्कोपी में हम एक छोटी-सी ट्यूब होती है, जिसे हम फूड पाइप के अंदर पास करते हैं। एंडोस्कोप का जो इस यहाँ पर एक एंडोस्कोप देख सकते हैं। एंडोस्कोप के इस हिस्से को हम मुँह से एसोफेगस के अंदर एंटर करते हैं। हम स्टमक और एसोफेगस को स्टडी करते हैं। एंडोस्कोपी के दौरान आमतौर पर पेन नहीं होता है। एंडोस्कोपी के पहले हम पेशेंट को 8 घंटे फास्टिंग के लिए बोलते हैं और एंडोस्कोपी के पहले मरीज को एक नींद का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि एंडोस्कोपी के दौरान कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो और पेन ना हो। एंडोस्कोपी के दौरान हम देखते हैं कि कहीं पेशेंट को हाइटिस हर्निया तो नहीं है या फिर एसोफेगस में अल्सर तो नहीं है। यदि एंडोस्कोपी नॉर्मल है, तो हम 2 और टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है एसोफेजियल मैनोमेट्री। यहाँ पर आप एक एसोफेजियल मैनोमेट्रिक कैथेटर को देख सकते हैं। इस कैथेटर को नाक के थ्रू हमारी फूड पाइप में एंटर किया जाता है और हम फूड पाइप के प्रेशर को मेजर करते हैं। GERD को डायग्नोस करने का एक और टेस्ट होता है 24 आवर पीएच स्टडी, जो कि GERD को डायग्नोस करने का बेस्ट टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर हम एक बारीक कैथेटर को नाक के थ्रू फूड पाइप में एंटर करते हैं। इस कैथेटर के ऊपर पीएच सेंसर लगे होते हैं। जब भी स्टमक का एसिड फूड पाइप में एंटर करेगा, एसोफेगस की पीएच कम हो जाती है, जो कि ये सेंसर कंफर्म करता है। इस सेंसर को हम 24 घंटे के लिए अंदर रखते हैं। इन 24 घंटों के दौरान पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटी कंटिन्यू करता है, डेली डाइट कंटिन्यू करता है। अब हम बात करेंगे कि हम GERD को ट्रीट कैसे करते हैं। GERD में सबसे पहले हम लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं। हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उन्हें स्मॉल मील लेनी है और बार-बार खाना खाना है और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। खाना खाने और रात को सोने में कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। इसके अलावा हम मरीजों को एडवाइस करते हैं कि वो बेड को ऊपर उठा सकते हैं। जो बेड का हेड एंड है, उस हिस्से को वो ऊपर 6 या 8 इंच ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि एसिड की ऊपर होने वाली मूवमेंट को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम मरीज को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें लेफ्ट साइड में लेटना चाहिए। लेफ्ट साइड से लेटने में भी एसिड को ऊपर आने से कम किया जा सकता है। इसके अलावा मरीज को टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और डाइट में चेंज करना चाहिए। कुछ डाइटरी आइटम जैसे कि ऑयली, स्पाइसी फूड या सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सब से रिफ्लक्स ज़्यादा होता है
और साथ में चॉकलेट से भी कुछ पेशेंट में रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, यदि वो ड्रिंक या स्मोकिंग रोकते हैं, इससे भी हम रिफ्लक्स को कम कर सकते हैं। यदि मरीज को फिर भी सिम्पटम रहते हैं, तो हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं, जिन्हें मरीज को खाना खाने से पहले खाना होता है और कुछ सिरप देते हैं। ये सिरप हमारे पेट में एसिड के ऊपर एक बैरियर बना देते हैं, जिससे एसिड ऊपर नहीं आता है। इन दवाइयों से आसानी से हम रिफ्लक्स को कंट्रोल कर लेते हैं। परंतु समस्या तब आती है, जब दवाई बंद करने के बाद पेशेंट को सिम्पटम वापिस आते हैं और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें हम जलन तो कंट्रोल हो जाती है, परंतु खाना फिर भी ऊपर वापस आता रहता है। तो इन पेशेंट्स में एक ऑप्शन रहती है कि जो लूज स्फिंक्टर है, लूज वाल्व है, उसको टाइट किया जाए और यदि हाइटस हर्निया है, उसको ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए या तो हम एंडोस्कोपी से या फिर सर्जरी से वाल्व को टाइट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। एक सर्जरी होती है फंडोप्लाइकेशन। फंडोप्लाइकेशन में जो स्टमक का ऊपरी हिस्सा है, इसको हम फूड पाइप के चारों तरफ रैप कर देते हैं, ताकि ये वाल्व टाइट हो जाए और एसिड ऊपर ना आ सके। अब कुछ नई ऐसी एंडोस्कोपिक टेक्निक भी है, जिससे हम इसोफेगस के लूज पार्ट को, लूज वाल्व को टाइट कर सकते हैं। यदि बहुत बड़ा हाइटस हर्निया नहीं है, वाल्व ज़्यादा लूज नहीं है, ऐसे मरीजों में हम एंडोस्कोपी से वाल्व को टाइट कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि GERD की कॉम्प्लिकेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। यदि किसी पेशेंट को पेप्टिक स्ट्रिक्चर है, ऐसे मरीजों को हम पहले दवाइयाँ देते हैं, अल्सर हील करते हैं, उसके बाद स्ट्रिक्चर को बैलून से डायलेट करते हैं। यदि किसी पेशेंट को बैरेट एसोफेगस है, ऐसे मरीजों को हम डिस्प्लेजिया और कैंसर के लिए स्क्रीन करते हैं। यदि एंडोस्कोपी में कैंसर का या डिस्प्लेजिया का सस्पिशन है, ऐसे टिश्यू को हम या तो एंडोस्कोपी से निकालते हैं और यदि ये लीजन एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे मरीजों में हम ऑपरेशन करते हैं। तो आज हमने समझा GERD क्या है, GERD के सिम्पटम्स क्या हैं, इसका डायग्नोस कैसे करते हैं और इसको ट्रीट कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।